जी, आज के लेक्चर के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं ISA 580 रिटन रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन का मतलब है स्टेटमेंट किसी भी पर्सन की जानिब से जो ऑडिटर को दी जाती है, या इसे यूं भी कह सकते हैं इंफॉर्मेशन जो ऑडिटर को मिलती है किसी भी पार्टी से। और रिटन का मतलब वो रिटन फॉर्म में होगी। तो रिटन रिप्रेजेंटेशन का मतलब कि स्टेटमेंट जो कि प्रोवाइड की जाती है ऑडिटर को। हमने ISA 505 में एक कंसेप्ट पढ़ा, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। वो भी एक स्टेटमेंट है, इंफॉर्मेशन है हमारे क्लाइंट के बारे में। किसको प्रोवाइड की जाती है? ऑडिटर को। वो भी रिटन फॉर्म में है। लेकिन कंफर्मेशन में और रिप्रेजेंटेशन में फ़र्क ये है, कंफर्मेशन हम थर्ड पार्टी से ऑब्टेन करते हैं और रिटन रिप्रेजेंटेशन है बाय मैनेजमेंट। ठीक है, यानी मैनेजमेंट से हम कंपनी के बारे में, अपने क्लाइंट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन रिटन फॉर्म में कंफर्म करवाते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स रिटन फॉर्म में कंफर्म करते हैं। हालांकि हम खुद भी काम कर रहे होते हैं, हालांकि हम ज़बानी कलामी भी मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं। तो क्या ज़रूरत है रिटन फॉर्म में मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन लेने की? एविडेंस के लिए नहीं, मुकर ना जाए नहीं। एक तो बस वैसे इररिलेवेंट सी बात है, वैसे ही मेरे जहन में आ गई। कोई बंदा आपसे मजाक कर रहा हो ना, आप कुछ भी ना करें, सिर्फ उससे ये पूछना आपका नाम क्या है, वो सीरियस हो जाएगा। ये बिहेवियरल साइंसेज में ना वो इस तरह की एग्जाम, वो सीरियस हो जाएगा, नेचर ऐसे। मैनेजमेंट हमें ज़बानी कलामी कोई बंदा कुछ भी कह रहा हो ना, उसे कहे ना अच्छा ये जो कह रहे हो लिख के दिखाओ, वो थोड़ा सीरियस हो जाएगा और लिखने से पहले सोचेगा एक दफ़ा। ज़बानी कलामी चाहे जितनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हो, जब उसे रिटन फॉर्म में वही स्टेटमेंट एक दफ़ा सोचेगा ज़रूर। तो सिर्फ हम क्या करते हैं, जो हमें ड्यूरिंग दी ऑडिट एविडेंस मिल चुका है या मैनेजमेंट ज़बानी कलामी हमें स्टेटमेंट दे रही है, हम मैनेजमेंट को सिर्फ इतना कहते हैं, इसका मकसद सिर्फ ये होता है भाई सीरियस होना, अगर तुम अपनी स्टेटमेंट में सच लिख के दे दो, मकसद सिर्फ लिख के दे रहे हैं। ये है रिटन रिप्रेजेंटेशन। और आप मैनेजमेंट से किसी कुछ मैटर्स तो ऐसे हैं जिनके बारे में ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स खुद हमें कहते हैं कि आप मैनेजमेंट से ना ये भी रिप्रेजेंटेशन लो, ये भी। जैसे अभी थोड़ी देर पहले कौन सा स्टैंडर्ड बढ़ा, 560, उसमें भी एक मैटर ऐसा है जिसके बारे में स्टैंडर्ड कहता है मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन लो। क्या था कि प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए मैनेजमेंट, एक प्रोसीजर ये भी था कि मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन लीजिए कि उसने सारे सब्सिक्वेंट इवेंट्स आइडेंटिफाई करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी डिस्क्लोज कर दिया, हमें ऑडिटर को भी बता दी। हालांकि हमने खुद से बाकी के भी प्रोसीजर तो 4 परफॉर्म किए हैं ना, बाकी के प्रोसीजर भी, लेकिन स्टैंडर्ड ये कहता है कि मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन कर लीजिए कि जो कुछ मैनेजमेंट हमें बता रही है वो अगर हायर मैनेजमेंट की तरफ से रिटन फॉर्म में कंफर्म हो जाए तो रिलायबिलिटी थोड़ी सी उसी एविडेंस की बढ़ जाएगी, उसकी रिलायबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। हमने 500 में भी पढ़ा था कि रिटन एविडेंस मोर रिलायबल देन ओरल एविडेंस। तो ये मकसद है रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करने का, ठीक है। लेकिन याद रखिए रिटन रिप्रेजेंटेशन अलोन इज नॉट ए सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ये की स्टेटमेंट, की कंसेप्ट है। पूरे स्टैंडर्ड में जो सबसे अहम कंसेप्ट है ना, वो यही एक लाइन में छुपा हुआ है कि रिटन रिप्रेजेंटेशन अलोन इज नॉट ए सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। इसको मजीद मैं डिस्कस अभी थोड़ी देर बाद करूंगा, फिलहाल कुछ बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन कहता है रिटन रिप्रेजेंटेशन क्या, ये एक रिटन स्टेटमेंट है। अच्छा, वो तो कंफर्मेशन भी होती है, बाय मैनेजमेंट है, बाय थर्ड पार्टीज नहीं है, बाय मैनेजमेंट है। किसको दी जाती है? ऑडिटर को। किस लिए?
to support other evidence and confirm certain things. असल में रिप्रेजेंटेशन का जो स्टेटस है वो सपोर्टिंग एविडेंस का है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है। रिटन रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसको अगर हम एज एविडेंस कमेंट करें तो रिटन रिप्रेजेंटेशन सपोर्टिंग एविडेंस है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है। इस लाइन का मतलब क्या भला कि किसी एरिया में काम करते हुए अगर मैनेजमेंट आपको रिप्रेजेंटेशन दे दे कि ये एरिया ठीक है, तो क्या आपको खुद से काम करने की जरूरत है? मजीद है। क्यों? क्या रिटन रिप्रेजेंटेशन काफी नहीं है? नहीं, रिटन रिप्रेजेंटेशन अलोन इज नॉट ए सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं है। अच्छा, तो क्या इसका ये मतलब हुआ कि रिटन रिप्रेजेंटेशन कभी ले ही ना जाए? अगर हमने खुद एविडेंस सब्सिक्वेंट इवेंट्स पे एविडेंस ऑब्टेन कर लिया है तो रिटन रिप्रेजेंटेशन को छोड़ दें? नहीं, ऑब्टेन जरूर करना है। क्यों? क्योंकि ये सफिशिएंट एप्रोप्रिएट नहीं है, लेकिन सपोर्टिंग एविडेंस तो है, सपोर्टिंग एविडेंस तो है। एक दफ़ा मैनेजमेंट से कहेंगे यही बात अगर आप लिख के हमें दे दें तो वो थोड़ा सा सोचने में मजबूर हो जाएंगे। एक दफ़ा कहेंगे ठीक है सर लिखे दे, एक दफ़ा अपनी तसल्ली कर लें फिर से, तो हो सकता है कोई हमें इंफॉर्मेशन मजीद प्रोवाइड करता है। तो ये है इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट, फ्रॉम हुम टू ऑब्टेन, किससे ऑब्टेन करनी है? मैनेजमेंट से तो करनी है। मैनेजमेंट वो तो इसी कंसर्न में जवाब मिल गया था उसका, अलग से डिस्कस करने के। मैनेजमेंट में किस बंदे से ऑब्टेन करेंगे? रेलिवेंट बंदे से। शाबाश, घुमा फिरा के जवाब दे रहे हैं आप भी सियासतदान की तरह। रेलिवेंट बंदा कौन है? दो चाबी गवर्नेंस नहीं। दो चाबी गवर्नेंस क्यों नहीं? दो चाबी गवर्नेंस क्यों नहीं? वो ओवरसी कर रहे होते हैं, असल में काम नहीं कर रहे होते हैं, उनको कुछ पता नहीं। ठीक है, क्लास में क्या चल रहा है, क्या स्टैंडर्ड कितना कवर करवाया, कितनी प्रैक्टिस की, टीचर को पता है, प्रिंसिपल को नहीं पता। हाँ, आई कैप अगर कोई पूछेगा आके, ठीक है, वो शायद ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए प्रिंसिपल साहब को अप्रोच करे, लेकिन ये इंफॉर्मेशन असल में किसके पास ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है? टीचर के पास, कि उसने किस चीज़ को कितना सिलेबस कवर करवाया। तो हमें ये नहीं चाहिए कि स्टेटमेंट हाईएस्ट अथॉरिटी की तरफ से हो, नहीं, हाईएस्ट हो लेकिन रेलिवेंट हो। तो स्टैंडर्ड कहता है आपके लिए जो रेलिवेंट अथॉरिटी होगी वो सीईओ और सीएफओ होंगे, क्योंकि ये ऑपरेशंस में इन्वॉल्व होते हैं लोग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन प्रोसेस में ये इन्वॉल्व होते हैं। और अगर आपको लॉ का कोई कंसेप्ट याद है भूला हुआ, तो उसमें एक जगह पे होता था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑथेंटिकेट कौन करेगा? ठीक है, तो उसमें बताता था सीईओ सीएफओ ये ऑथेंटिकेट करेंगे। ठीक है, सारे डायरेक्टर्स का होना नहीं, फॉर्मेलिटी के तौर पे एक आधे डायरेक्टर से साइन करवा लेते थे, लेकिन असल में जो लोग हैं ये। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में जो भी हमने रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करनी है, और जाहिर है हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करेंगे, उनके लिए रेलिवेंट पर्सन कौन है? सीईओ सीएफओ, डायरेक्टर्स नॉर्मली नहीं होते। फिर डेट ऑफ रिटन रिप्रेजेंटेशन, रिटन रिप्रेजेंटेशन कब ऑब्टेन करनी चाहिए? ऑडिट रिपोर्ट से पहले, ऑडिट रिपोर्ट के बाद, या ऑन द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट? प्रेफरेबली स्टैंडर्ड कहता है ऑडिट रिपोर्ट के बाद तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये आपका एक एविडेंस है, सपोर्टिंग एविडेंस ही सही, लेकिन एविडेंस तो है ना, और हर एविडेंस रिपोर्ट से पहले हासिल करना जरूरी होता है। ये नहीं कि रिपोर्ट साइन कर ली बाद में एविडेंस ऑब्टेन कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं कर सकते। तो पहले, लेकिन जितना क्लोज टू ऑडिट रिपोर्ट पॉसिबल हो उतना बेहतर है। क्यों भला? क्योंकि उस वक्त आपके पास मैक्सिमम अपडेटेड इंफॉर्मेशन होती है। अगर रिपोर्ट आप 20 मार्च को दे रहे हैं और 15 फरवरी को रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन कर ली, इसका मतलब है 15 फरवरी और 20 मार्च के दरमियान में जो इवेंट्स, ट्रांजैक्शंस वगैरह इंफॉर्मेशन होगी आपको वो नहीं मिल पाएगी। तो आपको रिप्रेजेंटेशन कब ऑब्टेन करनी चाहिए? ऑडिट रिपोर्ट के करीब, ताकि आपके पास अपडेटेड और मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हो। और प्रैक्टिस क्या है भला? हम जो रिप्रेजेंटेशन लेटर साइन करवाते हैं मैनेजमेंट से, किस दिन पे करवाते हैं? डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट पे, नॉर्मली डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट पे रिप्रेजेंटेशन लेटर। ठीक है, लेकिन याद रखिए स्टैंडर्ड कहता है उससे पहले तो 2-4 दिन पहले तो हो सकता है, बाद में हरगिज नहीं। बल्कि एक दफ़ा आई कैप का क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू में वो आई कैप देता है, आपने शायद डॉक्यूमेंट आई कैप की साइट पे पढ़ा होगा,
वो आई कैप का कमेटी है, वो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करके जो डेफिशिएंसीज आइडेंटिफाई होती है ना, उनके ऊपर रिपोर्ट बनाते हैं। ये मेंशन नहीं करते कि किस क्लाइंट की डेफिशिएंसी है, लेकिन डेफिशिएंसीज जो हैं उनको हाईलाइट करते हैं। उसमें किसी जगह ये भी था कि जो रिप्रेजेंटेशन रिपोर्ट की डेट पहले की है और रिप्रेजेंटेशन लेटर की डेट बाद की है, तो ये तो नहीं होना चाहिए, रिपोर्ट पहले और एविडेंस बाद में, ऐसा नहीं। तो ये क्लियर हो गया। डेट क्या होगी, पीरियड क्या कौन सा कवर कर रही होगी रिपोर्ट, जिस साल का ऑडिट कर रहे हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि ऑडिटर 2 सालों का ऑडिट कर रहा हो, इस साल का भी और पिछले साल का भी? कहाँ पढ़ा हमने? शाबाश, 7-10 में। तो उसका मतलब है फिर उस केस में ऑडिटर जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करेगा सिर्फ 1 साल की करेगा, इस साल की कि पिछले साल की भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करेगा? दोनों साल। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन को सारा पीरियड कवर करना चाहिए, करंट भी, जो भी पीरियड अंडर ऑडिट है। फॉर्म क्या होगा? लेटर फॉर्म, एड्रेस। ये कोई स्टाम्प पेपर पे होना जरूरी नहीं है, लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो स्टाम्प पेपर वगैरह पे होना जरूरी होता है। हमारा ऑडिट एविडेंस जो है वो लेटर फॉर्म पे भी हो तो चलता है, सारी चीज़ें लेटर फॉर्म में हम नॉर्मली रिसीव भी कर रहे होते हैं और प्रोवाइड भी कर रहे होते हैं। ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। प्रैक्टिस तो यही है कि लेटर हेड पे होती है। अच्छा, किसका लेटर हेड होता है भला? मैनेजमेंट का कि ऑडिटर का? क्लाइंट का। शाबाश, क्लाइंट का, ठीक है। वरना प्लेन पेज पे भी फिर वो उसको अपना नीचे डेजिग्नेशन वगैरह सारा पूरा लिखना पड़ेगा जो साइन कर रहा है। और प्रैक्टिस में तो आपको पता ही होगा, ऑफिशियली कंसेप्ट ये है कि मैनेजमेंट हमें प्रोवाइड कर रही होती है। प्रैक्टिकली क्या होता है, ड्राफ्ट हम दे देते हैं, वो प्रिंट निकाल के साइन करके कहते हैं ये ले सर रिप्रेजेंटेशन लेटर। बहरहाल ऑब्टेन करना लाजमी है। टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन लेटर में और रिप्रेजेंटेशन में फ़र्क है। रिप्रेजेंटेशन लेटर एक डॉक्यूमेंट है और रिप्रेजेंटेशंस उसके अंदर डिफरेंट स्टेटमेंट जो हम मैनेजमेंट से ऑब्टेन कर रहे होते हैं। जैसे हमारे इस साल के रिप्रेजेंटेशन लेटर में एक तो रिप्रेजेंटेशन होगी ना सब्सिक्वेंट इवेंट्स की, ISA 560 की। इसके अलावा किसी और जगह भी हमने रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा है अभी तक? गोइंग कंसर्न में। शाबाश, गोइंग। तो गोइंग कंसर्न के हवाले से भी इसका मतलब है रिप्रेजेंटेशन लेटर एक है, उसमें 2 रिप्रेजेंटेशन है, एक गोइंग कंसर्न 570 की, एक सब्सिक्वेंट इवेंट 560 की। अभी 550 पढ़ेंगे, उसमें भी आएगी 550 की रिलेटेड पार्टी की भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है, और भी है। तो रिप्रेजेंटेशन लेटर में लफ्ज़ रिप्रेजेंटेशन में फ़र्क है, ठीक है। ये इसलिए कह रहा हूँ, एग्जाम में अगर वो पूछ ले आपसे ना कि रिप्रेजेंटेशन लेटर ने क्लाइंट दे दिया, आपने चुप करके कहना इसका इफेक्ट परवेसिव है। और अगर कहे कोई एक रिप्रेजेंटेशन ही दी तो इसका इफेक्ट मटेरियल भी हो सकता है, परवेसिव भी हो सकता है। फर्क समझ आ रही है आपको? रिप्रेजेंटेशन लेटर नहीं दिया तो उसका मतलब है कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं दी, वो तो इफेक्ट परवेसिव बनता ही बनता है। लेकिन अगर कोई एक रिप्रेजेंटेशन नहीं दी, उसका इफेक्ट बताते हुए आप क्या कहेंगे कि स्कोप लिमिटेशन तो है लेकिन इसका इफेक्ट मटेरियल भी हो सकता है, परवेसिव भी हो सकता है। तो अब हमें यह सिखा रहा है कि हम कितनी तरह की रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करते हैं। 3 तरह की रिप्रेजेंटेशन है टोटल, 3 तरह की। 2 बड़ी टाइप्स 2 है, लेकिन मैं टोटल 3 बता रहा हूं आपको। अबाउट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिक्वायर्ड बाय अदर ISAs, डिटरमिन्ड नेसेसरी बाय ऑडिटर। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? पढ़ी कहाँ है हमने, किस स्टैंडर्ड में, ये बताइए। 200 में कि 210 में? प्रीमाइज ऑफ ऑडिट, प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट 200 में भी है, लेकिन ज्यादा डिटेल डिस्कशन जो है वो 210 में वो हमें बताता है इसके, ठीक है। 200 में है वैसे मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी का जिक्र करता है। चल 200 में मेरा ख्याल करता भी है तो ज़्यादा डिटेल नहीं करता। 210 में तो वो उसका प्रॉपर डिटेल डिस्कशन करता है। ये भी कहता है कि अगर एग्री ना करे तो क्या करना। ISA 210 ये कहता है मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिख दो। कहाँ? इंगेजमेंट लेटर में। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन लेटर में दोबारा मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, लेकिन दोनों की स्टेटमेंट में फ़र्क है। इंगेजमेंट लेटर में स्टेटमेंट ये होती है, मैनेजमेंट का वादा कर रही होती है हमारी जिम्मेदारी है, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, हम आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे जो भी ज़रूरी होगी, ये करेंगे।
ये अल्फाज होते हैं एंगेजमेंट लेटर में। रिप्रेजेंटेशन लेटर में भी मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी का जिक्र होता है, लेकिन इसमें पास्ट टेंस में कर दिया है। टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज एंड बिलीफ वी हैव प्रिपेयर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स व्हिच आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। वी हैव प्रोवाइडेड ऑल इंफॉर्मेशन व्हिच वाज रेलेवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसमें मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो उसके बारे में रिप्रेजेंटेशन तो आएगी। अच्छा आप मुझे बताइए, स्टैंडर्ड कहता है ये रिप्रेजेंटेशन लाजमी ऑब्टेन करनी है। ISA 580 कहता है ये लाजमी ऑब्टेन करनी है। और बाकी की रिप्रेजेंटेशन का इफेक्ट मटेरियल या परवेसिव हो सकता है, मटेरियल भी परवेसिव भी। ये चूंकि ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हवाले से है रिप्रेजेंटेशन, तो इसका इफेक्ट भी हमेशा, अगर मैनेजमेंट ये रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड नहीं करती, इसका इफेक्ट भी हमेशा क्या होगा, परवेसिव होगा। आपको याद है मैंने एक दफ़ा शायद किसी लेक्चर में डिस्कस किया था, हमने हर एरिया में सारी रिप्रेजेंटेशन और सारी असर्शंस को वेरीफाई करना होता है, लेकिन कौन सी असर्शन है जो सबसे ज़्यादा अहम है, सॉरी सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है वेरीफाई करना। हमारे पूरे ऑडिट में कौन सी असर्शन, एरिया नहीं पूछ रहा, कौन सी असर्शन है जो सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है, कंप्लीटनेस। क्योंकि कंप्लीटनेस की असर्शन डिपेंड कर रहा होता है मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन पे। अगर मैनेजमेंट हमें इंफॉर्मेशन ही नहीं देती, हम कभी भी कंप्लीटनेस को वेरीफाई नहीं कर सकते। इसीलिए स्टैंडर्ड ने यहाँ पे ये कहा कि जो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की रिप्रेजेंटेशन है ना, इसमें भी जो सबसे ज़्यादा अहम है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली है, कि मैनेजमेंट हमें लिख के दे कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उसने हमें प्रोवाइड कर दिया, कुछ छुपाया नहीं है। अगर छुपाया है तो अभी भी वक्त है, रिटर्न फॉर्म में साइन करने से पहले बता दो हमें, वरना बाद में धोखाधड़ी का केस भी तुम पे हो सकता है कि तुमने गलत स्टेटमेंट हमें दी थी। इसलिए मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे अहम है। इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने वाली बात सबसे अहम इसलिए है कि क्योंकि इससे हमारी कंप्लीटनेस की असर्शन इफेक्ट हो रही होती है। अच्छा, ये इस रिप्रेजेंटेशन में और इसमें फर्क समझ आ गया? ये पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हवाले से है, ये एरिया स्पेसिफिक होगी। कोई सब्सिक्वेंट इवेंट के एरिया से रिलेट कर रही होगी, कोई गोइंग कंसर्न से रिलेट कर रही होगी, कोई रिलेटेड पार्टी से रिलेट कर रही होगी, कोई काउंटिंग एस्टिमेट से रिलेट कर रही होगी 540। ठीक है, ये एरिया स्पेसिफिक है, ये ओवरऑल। इसका इफेक्ट हमेशा परवेसिव, इसका मे भी मटेरियल, मे भी परवेसिव। अदर रिप्रेजेंटेशन को फर्दर उन्होंने दो हिस्सों में क्लासिफाई किया। एक वो रिप्रेजेंटेशन जो रिक्वायर्ड बाय अदर ISAs है, जो दूसरे ISA कहते हैं कि ऑडिटर लाजमी रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करे। जैसे एक ISA हमारा ISA 550, वो कहता है ऑडिटर लाजमी मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करे लेटर में, कि मैनेजमेंट ने सारी की सारी रिलेटेड पार्टीज आइडेंटिफाई करके डिस्क्लोज कर दी हैं। एक स्टैंडर्ड हमारा 560 जो ऑडिटर को कहता है तुम लाजमी मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करो, कि सारे सब्सिक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाई करके डिस्क्लोज कर दिए हैं। एक स्टैंडर्ड है ISA 240 जो कहता है तुम लाजमी, ऑडिटर को कहता है लाजमी मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करो कि जितने भी फ्रॉड वगैरह थे, या चाहे एलिगेशन ही क्यों ना थी, लेस फ्रॉड क्यों ना थे, वो सारे के सारे ऑडिटर को आइडेंटिफाई कर दिया, डिस्क्लोज कर दिए। एक स्टैंडर्ड ISA 250 जो ये बताता है कि मैनेजमेंट ने ड्यूरिंग द ईयर जितनी भी, ये क्या है, हाँ ना, शाबाश याद, कि जितनी भी मैनेजमेंट ने कानून की खिलाफ वर्जियां की हैं ना, नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, वो सारी की सारी ऑडिटर को बता दी। एक स्टैंडर्ड ये कहता है 501 कि मैनेजमेंट के केस में जितनी भी लिटिगेशंस हैं मैनेजमेंट ने सारी हमें बता दी। एक स्टैंडर्ड हमें है 540 जो हमने पढ़ना है अभी, काउंटिंग एस्टिमेट्स का, वो ये कहता है कि मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन लो, उन्होंने जितने भी एस्टिमेट्स अप्लाई किए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने में, सारे के सारे रीजनेबल है। हालांकि ऑडिटर ने क्या खुद चेक नहीं किया होगा कि एस्टिमेट रीजनेबल हैं कि नहीं, खुद चेक किया होगा कि नहीं, बताएं, किया होगा। लेकिन रिप्रेजेंटेशन भी क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करने का ये मतलब है कि अब खुद काम नहीं करना? नहीं। सपोर्टिंग एविडेंस, क्या खुद काम करने का ये मतलब है कि रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन नहीं करनी? रिप्रेजेंटेशन, सपोर्टिंग एविडेंस, ये एडअप होगा, ठीक है, लेकिन दोनों चीजें होनी चाहिए, एविडेंस भी, रिप्रेजेंटेशन भी। आपको शायद याद हो वो कैफ लेवल पे
आपको एक इक्वेशन बना के सिखाया करते थे इस कंसेप्ट को कि सफिशिएंट एप्रोप्रिएट। अच्छा, ये एब्रीविएशन नॉर्मली मैं यूज़ नहीं करता था, आपने यूज़ नहीं करनी, मैं सिर्फ आपको टाइम बचाने के लिए यूज़ कर, आपने यूज़ नहीं करनी कभी। सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इज इक्वल टू हमारा ऑडिट एविडेंस जो कि नॉर्मली एग्जिस्ट कर रहा होता है प्लस रिटन रिप्रेजेंटेशन, दोनों चीजें मिलके सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस बनती है। एक चीज भी मिसिंग हो ना तो हम कहते हैं स्कोप लिमिट, एविडेंस सफिशिएंट एप्रोप्रिएट नहीं है, ये स्कोप लिमिटेशन है। ठीक है, नहीं नहीं, दोनों सफिशिएंट नहीं है, दोनों मिलके सफिशिएंट बनती है। इसका मतलब यह है दोनों मिलके सफिशिएंट बनेंगी। अगर एक भी गायब हो गई ना तो एविडेंस सफिशिएंट एप्रोप्रिएट नहीं है, वो फिर स्कोप लिमिटेशन बन जाती है। एक भी मिसिंग है तो एविडेंस मिसिंग है, एविडेंस मिसिंग है तो वो स्कोप लिमिटेशन होती है। ठीक है, हाँ ये है कि ऑडिट एविडेंस तो हम हर एरिया का ऑब्टेन करते हैं, रिटन रिप्रेजेंटेशन लाजमी नहीं हर एरिया पे ऑब्टेन करें। स्टैंडर्ड कहता है कुछ एरिया पे तो मैंने आपको लिस्ट दे दी ना, इन पे तो आप मरते मर जाए, आपने रिप्रेजेंटेशन जरूर ऑब्टेन करनी है। इनके अलावा बाकी एरियाज पे वो कहता है आपकी डिस्क्रिशन है ऑडिटर की। ऑडिटर की क्या है? डिस्क्रिशन। इसका मतलब क्या है? मर्जी, चाहे तो ले रिप्रेजेंटेशन चाहे ना ले। समझ आ रहा है? अच्छा आगे चलते हैं। एक हमारा स्टैंडर्ड है 450, 320 और 450, ये दोनों ना मटीरियलिटी से रिलेट कर रहे हैं। जो ये कहता है कि अगर मिसस्टेटमेंट इमटेरियल हो ना, अच्छा मटेरियल मिसस्टेटमेंट हम मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करते हैं और क्या कहते हैं, इसे ठीक कर दो। गैस कीजिए, इमटेरियल मिसस्टेटमेंट इकट्ठी करके एट द एंड ऑफ द ऑडिट मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करते हैं तो क्या, और क्या कहते हैं कि अगर तो आपने ठीक करनी है तो कर लें, नहीं तो हमें रिप्रेजेंटेशन लिख के दें कि ये मिसस्टेटमेंट इमटेरियल है। कल कला को ये ना हो आप हमारे खिलाफ केस फाइल कर दें कि ये मिसस्टेटमेंट क्यों नहीं करेक्ट करवाई। ठीक है, तो हम मैनेजमेंट को इमटेरियल मिसस्टेटमेंट दे के क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेशन दीजिए। नहीं, मैनेजमेंट ठीक नहीं करती तो कोई मसला नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं। हम ये कह रहे हैं हमारे लिहाज से इमटेरियल है, आप चेक कर लो। अगर आप समझते हो आपके लिहाज से मटेरियल है तो ठीक कर दो, अगर आप समझते हो आपके लिहाज से मटेरियल नहीं है तो जाने दो, लेकिन हमें लिख के दे दो कि हमने तुम्हें लिस्ट दे दी थी, कल कला को ये ना हो हमारे खिलाफ केस कर। क्योंकि बाज़ औक़ात एक्सपेक्टेशन गैप की वजह से जो स्टेक होल्डर्स है वो इमटेरियल मिसस्टेटमेंट्स पे भी ऑडिटर के खिलाफ केस फाइल कर देते हैं। तो वहाँ पे हम ये कह सकते हैं सर हमने तो आपको लिस्ट दे दी थी, आपकी आगे मर्जी थी। नहीं, मैनेजमेंट लेटर वीकनेस इंटरनल कंट्रोल के लिए होता है, मैनेजमेंट लेटर मिस स्टेटमेंट्स के लिए नहीं होता। वो एक होता है, चलो है छोड़े जी, ठीक कर लेता तो अच्छी बात, हमें कोई इतराज तो नहीं है जी। नहीं, फिर रिप्रेजेंटेशन लेने की जरूरत नहीं है, ये अनकरेक्टेड इमटेरियल मिस स्टेटमेंट है और सिर्फ इस वजह से कल को क्लाइंट हमें इतराज ना करे कि आपने ये मिस स्टेटमेंट क्यों नहीं करेक्ट। वैसे प्रैक्टिकली आपको पता है हम क्या करते हैं, 10 रुपए की मिस स्टेटमेंट सामने आ जाए ना, क्लाइंट भी उधर ही बैठा था, हम भी कहते हैं ठीक करो, वो कहता है ये ले सर ठीक हो गई। लेकिन कुछ काउंटिंग सिस्टम ऐसे होते हैं, खासतौर पर अगर आउटसोर्सिंग वगैरह की गई हो, जिनमें मिस स्टेटमेंट को करेक्ट करवाने की एक कॉस्ट होती है, तो उस वक्त हम फिर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। हर मिस स्टेटमेंट, इमटेरियल मिस स्टेटमेंट आपको होता है ना, करेक्ट करवाना रिक्वायर्ड नहीं है, करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, रिक्वायर्ड नहीं है। गोइंग कंसर्न पे भी रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करते, ये तो वो रिप्रेजेंटेशन होगी जो स्टैंडर्ड ने रिक्वायर की है। अच्छा, अब एग्जाम में इस तरह की कोई सिचुएशन आ गई और उसने 4-5 एरियाज आपको दिए और आपसे कहा कि बताओ इस पे रिप्रेजेंटेशन बनती है कि नहीं बनती, बता देंगे? अच्छा, आपने हर जगह पे यस नहीं कर देना कि हर केस में बनती है, क्योंकि हम हर एरिया पे रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन नहीं करते। इन एरियाज पे लाजमी रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करनी है, बाकी एरियाज में अगर ऑडिटर जरूरी समझे तो करेगा। अच्छा मुझे बताइए, क्या ऑडिटर हर एरिया पे जरूरी समझ सकता है? नहीं, वो तो इलॉजिकल है कि हर एरिया पे हर ट्रांजैक्शन पे ऑडिटर कह रहा है रिप्रेजेंटेशन। तो फिर प्रैक्टिकली किन एरियाज पे रिप्रेजेंटेशन ली जाती है? अब आपको ये गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है
कि नॉर्मली, जैसे ये सबसे अहम पॉइंट है, सबसे अहम पॉइंट है, अगर कोई एरिया ऐसा हो जो इफेक्ट हो रहा हो मैनेजमेंट की इंटेंशन से, मैनेजमेंट के प्लान से, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट की इंटेंशन या मैनेजमेंट के प्लान हो रही हो? बस एग्जांपल दीजिए। अगर फिक्स एसेट्स है, मैनेजमेंट की इंटेंशन है हमने इसको इस्तेमाल नहीं करना, बेचना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इफेक्ट होंगी कि नहीं? क्या इफेक्ट आएगा? एक तो डेप्रिसिएशन, वो IAS 16 से निकल के IFRS 5 में चला जाएगा, हाँ 5 में चला। एक तो डेप्रिसिएशन, आसान अल्फाज में, एक तो डेप्रिसिएशन उसके ऊपर अब रिकॉर्ड नहीं करनी, और दूसरा उसकी क्लासिफिकेशन चेंज कर दी, करंट एसेट। अब देखिए मेजरमेंट और उसको फेयर वैल्यू में भी रिकॉर्ड करते हैं। क्लासिफिकेशन भी चेंज हुई, मेजरमेंट भी चेंज हुई, और किस वजह से? सिर्फ इरादे की वजह से। अगर 2 घंटे बाद मैनेजमेंट कहे मेरा इरादा बदल गया, अब हमने इसको इस्तेमाल करना, चेंज हो जाएगी कि नहीं क्लासिफिकेशन? दूसरी एग्जांपल, अगर आपने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट किया, वो शॉर्ट टर्म में होती है, करंट में जाती है कि लॉन्ग टर्म नॉन करंट एसेट में जाती है इन्वेस्टमेंट? डिपेंड किस पे करता है? अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, मेरी अकाउंटिंग अच्छी नहीं है, ये मैं वैसे नहीं कि कसरे नफसी से काम नहीं ले रहा, मेरी अकाउंटिंग वाकई फारग है, पढ़ी जो नहीं, एरिया नहीं, इसलिए मैं आपके ओपिनियन पे डिपेंड कर रहा हूँ। जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग ना, 15 साल पुराना नॉलेज, वो ये है कि अगर आपका इरादा ना है ना उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करने का, ठीक है, जैसे कोई सब्सिडरी में या किसी कंपनी को सब्सिडरी बनाने के लिए आहिस्ता आहिस्ता आप शेयर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, तो फिर आप उसको नॉन करंट एसेट में क्लासीफाई करते हैं। और अगर आपका मकसद है ना कि उसकी प्राइस की फ्लक्चुएशन से फ़ायदा उठाना है ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए, तो फिर करंट एसेट में लिखते हैं। ऐसे ही है ना, कुछ अभी भी ऐसे इसी तरह है ना, क्योंकि अब वो मतलब कुछ स्टूडेंट बता रहे थे कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का स्टैंडर्ड आया है, वो पता नहीं शायद ये कहता है कि हमेशा कोई एक क्लासिफिकेशन होगी, कुछ इस तरह की बात नहीं। हाँ चले, बहरहाल तो मुझे बताइए, इन्वेस्टमेंट की है, मैनेजमेंट ने बैठे बैठे, CFO ने बैठे बैठे कहा सर हमने तो इसको बेचना ही नहीं है, हम तो इसको साल रखेंगे, नॉन करंट एसेट में क्लासीफाई कर दिया, ठीक है। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा नहीं सर हमारा इरादा बदल गया है, हमें पैसों की ज़रूरत है, अब हमने इसको बेच देना है, इसको करंट एसेट में क्लासीफाई करते हैं। एग्री करते हैं कि कुछ एरियाज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे हैं जो मैनेजमेंट के प्लान और इंटेंशन पे डिपेंड कर रहे होते हैं, और मैनेजमेंट इन पे 2 नंबर ही कर सकती है, ना। करंट रेशियो को इंप्रूव करने के लिए हो सकता है लॉन्ग टर्म को कहीं शॉर्ट टर्म में डाल रहे हैं हम, इसमें हम फिर क्या करेंगे? रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करेंगे ना। मैनेजमेंट के दिमाग में घुस के तो नहीं देख सकते ना इसका क्या इरादा है, कैसे पता चलेगा क्या इरादा है? लिखवा लेंगे उससे। और इसी तरह कंप्लायंस विद कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्वायरमेंट्स, इस पे भी रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करते हैं, ये भी रिक्वायर्ड बाय ISA नहीं है, लेकिन उनसे लेते हैं क्या जितने लीगल रिक्वायर जो आपने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह किए थे सबकी कंप्लायंस की है आपने। अच्छा, इसमें और इसमें फ़र्क है, ये है नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, ये है नॉन कंप्लायंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसका इफेक्ट थोड़ा कम है, इसकी वजह से लाइसेंस वगैरह भी कैंसिल हो सकते हैं, इसका गोइंग कंसर्न पे भी इफेक्ट आता है नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन का। कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्वायरमेंट्स का नॉर्मली गोइंग कंसर्न पे इफेक्ट नहीं आता, इसका ज़्यादा से ज़्यादा पेनल्टी हो सकती है, जैसे आज का केस हमने पढ़ा BGL वाला, उसने पेमेंट नहीं की थी, पेनल्टी हो सकती है। कंप्लीटनेस ऑफ लायबिलिटीज, टाइटल आर चार्ज प्लेज ऑन एसेट्स, इसके ऊपर ये वो एग्जांपल्स हैं जो स्टैंडर्ड रिक्वायर नहीं करता रिप्रेजेंटेशन, लेकिन हम ऑब्टेन करते हैं। इसका मतलब है हमारे पास एज ऑडिटर डिस्क्रिशनरी पावर भी है कि जिन मैटर्स के ऊपर ISA रिप्रेजेंटेशन रिक्वायर नहीं भी कर रहा, अगर ऑडिटर ज़रूरी समझे तो कर सकता है, लेकिन इस डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब ये अंधाधुंध फायरिंग नहीं करनी हमने, यानी ये नहीं कि हर एरिया पे जिस पे ज़रूरी हो, जैसे एक चीज़ ऐसे में रखें, कब ज़रूरी होगा कब नहीं, जब कोई भी चीज़ ऐसी होगी जो मैनेजमेंट के प्लान या इंटेंशन पे डिपेंड कर रही होगी ना, तो हमारे लिए उसके ऊपर रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करना जरूरी है। सिर्फ इस एग्जाम्पल को ध्यान में रखें। अच्छा मुझे यह बताइए, मैनेजमेंट ने कहा जी हमने लॉन्ग एसेट्स को बेचना, या मैनेजमेंट ने रिप्रेजेंटेशन दी इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म चलाएंगे सर, इसको लॉन्ग टर्म चलाएंगे, हमें रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करना चाहिए। क्या सिर्फ रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करना काफ़ी है?
या हमें और एविडेंस भी ऑब्टेन करना है जो नॉर्मली एग्जिस्ट कर सकता है, और भी ऑब्टेन कर सकता है। हम देखेंगे ऑडिट के बाद 2-3 महीने के अंदर इसको सेल तो नहीं कर दिया, ठीक है। हम देखेंगे बीओडी की अप्रूवल वगैरह के वाकई इस कंपनी के आहिस्ता आहिस्ता प्लान क्या है उनका, कि आहिस्ता आहिस्ता इस कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं हमने। अगर मैनेजमेंट हमें ये कहे कि ये सर फिक्स एसेट है, हमने इनको बेचना है, इसीलिए नॉन करंट से निकाल के करंट में डाल दिया, रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करेंगे क्योंकि मैनेजमेंट की इंटेंशन पे है उनका प्लान ऑफ एक्शन। क्या सिर्फ रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन कर ले काफ़ी है? और क्या प्रोसीजर आप इस सिचुएशन में परफॉर्म कर सकते हैं? मैनेजमेंट ने स्टेप्स क्या लिए हैं? क्या उन्होंने अखबार में इश्तिहार दिए? और मिनट्स ऑफ द मीटिंग, क्या डिस्पोज करने की अप्रूवल है डायरेक्टर्स? क्या इस एसेट को बाकी के एसेट से लैदा करके रख दिया है, पैकिंग वगैरह करके, या जो भी लैदा से करके रखना होता है, या भी ये भी धड़ाधड़ बाकी के एसेट्स के साथ चल रहा है? ये देख, क्या पास्ट में मैनेजमेंट जो कहती है वो करती रही है कि नहीं? हमने हालांकि बज़ाहिर ये ट्रीटमेंट, काउंटिंग ट्रीटमेंट मैनेजमेंट की इंटेंशन पे डिपेंड कर रहा है, और इंटेंशन को हम मैनेजमेंट के दिमाग में घुस के नहीं देख सकते, तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जैसे सिर्फ रिटन रिप्रेजेंटेशन काफ़ी है इस सिचुएशन में। लेकिन याद रखें, दुनिया का कोई एरिया ऐसा नहीं है जिसमें सिर्फ और सिर्फ रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करके सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिलता हो। दुनिया का कोई एरिया ऐसा नहीं है। हम और कुछ भी ना करें तो ये कम से कम ज़रूर चेक करते हैं कि पास्ट में मैनेजमेंट जो कहती रही है रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन, वो उसके मुताबिक अमल करती रही है कि नहीं, ठीक है। और बाकी एरिया के लिहाज से दूसरे प्रोसीजर भी हम देखते हैं। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, क्लियर। इसमें मेन जो चीज़ कंसेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया वो ये कि मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करते हैं हमेशा परवेसिव, अदर रिप्रेजेंटेशन एरिया स्पेसिफिक होती है, ये मे बी मटीरियल मे बी परवेसिव। इसमें कुछ रिप्रेजेंटेशन है रिक्वायर्ड बाय आईएसएस, वो दुनिया के हर रिप्रेजेंटेशन लेटर में इंक्लूड की जाती है। इसके अलावा भी अगर ऑडिटर ज़रूरी समझे तो एडिशनल एरियाज पे भी रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन कर सकता है, जिसमें आपको क्या एग्जांपल दी ज़हन में रखनी क्या है कि ऐसे सारे एरियाज जो मैनेजमेंट के प्लान या इंटेंशन पे डिपेंड कर रहे होते हैं। जैसे गोइंग कंसर्न में मैनेजमेंट का प्लान होता है, सर हम ये प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे, या हम एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर देंगे, या हम लो कॉस्ट एसेट को बाय करेंगे फ्यूचर में जिससे हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। ये सारी चीज़ें क्या है? मैनेजमेंट के फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन है। तो गोइंग कंसर्न पे रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करते हैं क्या नहीं करते? करते हैं। इसी वजह से स्टैंडर्ड ने रिक्वायर की हुई है, क्योंकि गोइंग कंसर्न की असेसमेंट में मैनेजमेंट का जो फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन होता है वो एक की फैक्टर होता है हमारा, जो हमने कंसिडर करना होता है। उसकी रीजनेबलनेस चेक करते हैं हम, रीजनेबलनेस चेक करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ रिप्रेजेंटेशन भी ऑब्टेन करते हैं। नहीं, सारी की सारी रिप्रेजेंटेशन आपने रिप्रेजेंटेशन लेटर में ऑब्टेन करने हैं। और ये जहन में रखिएगा, आपने ड्यूरिंग ऑडिट अगर मैनेजमेंट के किसी छोटे बंदे से रिटन फॉर्म में ही रिप्रेजेंटेशन क्यों ना ले लियो, एंड में सारी रिप्रेजेंटेशन को इकट्ठा करके लेटर फॉर्म में हायर अथॉरिटी यानी सीएफओ सीईओ से ऑब्टेन करना लाजमी, ठीक है, ताकि एक सीनियर बंदा जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करे। कल कला को अगर गड़बड़ होती है तो वो ये ना हो कि किसी कलर को कुर्बानी का बकरा बना दें कि इसने साइन किए थे सर, ये झूठा है, इसको निकाल दिया हमने, सारा मामला ठीक हो गया। नहीं, हमने हायर अथॉरिटी को, सीएफओ सीईओ उसे बताने का मकसद यही था कि हायर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करे अपनी। तो सारी रिप्रेजेंटेशन जो है, अगर आपने फर्ज कीजिए ड्यूरिंग ऑडिट डिफरेंट फेजेस पे ले भी ली हैं, आपने एट द एंड ऑफ द ऑडिट एक ही जगह लेटर फॉर्म में मैनेजमेंट से ऑब्टेन करनी है। अच्छा, नेक्स्ट है कोर्स ऑफ एक्शन इन प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन का मतलब ये नहीं, प्रॉब्लमेटिक का मतलब जो थोड़ी हटके है, वो सिचुएशन क्या हो सकती? रिप्रेजेंटेशन नॉट प्रोवाइडेड। अगर मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड ना करे तो क्या है? स्कोप लिमिटेशन है। आपको बताया था ना, ये दोनों मिलके सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस बनते हैं। अगर रिटन रिप्रेजेंटेशन है, ऑडिट एविडेंस नहीं है, तो ये क्या होता है? स्कोप लिमिटेशन। और अगर ऑडिट एविडेंस है, रिटन रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो रिप्रेजेंटेशन एज प्रोवाइडेड, ये क्या है? स्कोप लिमिट।
अगर रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली नहीं प्रोवाइड की तो सीधा डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, और अगर रिप्रेजेंटेशन इसके अलावा कोई दूसरी वाली नहीं प्रोवाइड की, यानी इनमें से कोई अदर रिप्रेजेंटेशन में से कोई रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड नहीं की, फिर इसका इफेक्ट मटेरियल भी हो सकता है, परवेसिव भी। इसलिए उसने क्वालिफाइड ओपिनियन भी कहा और डिस्क्लेमर दोनों का। इसमें डायरेक्ट डिस्क्लेमर कह दिया क्योंकि उसका हमेशा परवेसिव होता है। अच्छा, अहम चीज कहते हैं मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी भी रीअसेस करो। मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी भी, ये क्यों कहा? आपको याद है ISA 705 में हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, एक होती है स्कोप लिमिटेशन की, 3 टाइप्स थी, हमने 2 बड़ी टाइप्स मैंने आपको बताई थी। एक थी बाय सर्कमस्टेंसेस, बाय मैनेजमेंट। शाबाश, दोनों में क्या फर्क था? बाय मैनेजमेंट वाली ज्यादा स्वेयर होती है, रिपोर्ट में इफेक्ट दोनों का सेम होता है, दोनों पे ओपिनियन मॉडिफाई होगा, लेकिन बाय मैनेजमेंट ज्यादा स्वेयर होती है। क्यों? मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी डाउटफुल होती है। मैनेजमेंट ने क्यों स्कोप लिमिटेशन हम पे इम्पोज की? क्यों बिला वजह इन्वेंट्री का स्टॉक काउंट नहीं करने दिया? क्यों बिला वजह डेटर को कंफर्मेशन लेटर नहीं सेंड करने दिया? कुछ ना कुछ गड़बड़ लगती है। तो याद है स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट का इफेक्ट ज्यादा आता है। तो खुद बताइए, मैनेजमेंट ने अगर रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड नहीं की, ये स्कोप लिमिटेशन बाय सर्कमस्टेंसेस है कि बाय मैनेजमेंट है? बाय मैनेजमेंट। इसमें सिर्फ ओपिनियन पे इफेक्ट आना चाहिए कि इंटेग्रिटी पे भी? इसीलिए उसने कहा मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी भी रीअसेस करो। क्लियर हो गया? अच्छा, एक कंसेप्ट है रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड नहीं की, एक कंसेप्ट है प्रोवाइड कर दी, लेकिन वो अदर एविडेंस के साथ इनकंसिस्टेंट है। अदर एविडेंस के साथ इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, इस इक्वेशन पे थोड़ी देर के लिए वापस आइए। मैंने कहा सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एडेड एविडेंस इज इक्वल टू एडेड एविडेंस प्लस रिटन रिप्रेजेंटेशन। ये मौजूद है, ये नहीं। एडेड एविडेंस मौजूद है, रिटन रिप्रेजेंटेशन नहीं, स्कोप लिमिटेशन। रिटन रिप्रेजेंटेशन मौजूद है, एडेड एविडेंस नहीं। दोनों मौजूद है लेकिन इनकंसिस्टेंट है। दोनों मौजूद है, स्कोप लिमिटेशन तो हो ही नहीं सकती। स्कोप लिमिटेशन हो ही नहीं सकती, यही बताना था। यहां पे स्कोप लिमिटेशन आपको नजर नहीं आएगी। स्कोप लिमिटेशन हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? एविडेंस तो मिल गया, मसला क्या है? इनकंसिस्टेंट है। मैनेजमेंट ने हमें कहा हम इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म संभाल के रखेंगे, ये रेंट के बाद अभी ऑडिट पता चला इन्वेस्टमेंट तो बेच भी दी। रिप्रेजेंटेशन क्या दी? लॉन्ग टर्म है। एविडेंस क्या बता रहा है? बेच दिया, शॉर्ट टर्म थी बैलेंस शीट डेट पे। इनकंसिस्टेंट है कि नहीं? ये स्कोप लिमिटेशन नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा, स्कोप लिमिटेशन। तो जब कभी डाउट्स हो एज टू रिलायबिलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, डाउट्स एज टू रिलायबिलिटी का मतलब क्या है कि जो हमें रिप्रेजेंटेशन दी जा रही है हमें उसके बारे में डाउट है कि पता नहीं ये सच है कि झूठा है। ये डाउट 2 वजहों से आता है। हर बंदा क्या सच्चा होता है? नहीं। क्या हर बंदा झूठा होता है? नहीं। अच्छा बताइए, सच्चे बंदे की बात पे लोग एतबार करते हैं? नॉर्मली करते हैं। और झूठे बंदे की बात पे नॉर्मली एतबार नहीं करते। तो अगर मैनेजमेंट हमें कोई सच्ची मैनेजमेंट है वो हमें रिप्रेजेंटेशन दे, उस पे हम डाउटफुल होंगे? नहीं। और अगर कोई झूठी मैनेजमेंट जिसकी कंपिटेंस इंटेग्रिटी पे हमें डाउट है, कंसर्न है, वो हमें कोई रिप्रेजेंटेशन दे, तो हमारे लिए यस होगा कि डाउटफुल है? डाउटफुल है। उसको हमने इवैल्यूएट करना है, कंफर्म करना है। ठीक है, तो या तो मैनेजमेंट इतनी कंपिटेंट इंटेग्रिटी नहीं है, झूठी मैनेजमेंट है, झूठी मैनेजमेंट से जो भी रिप्रेजेंटेशन हमें मिलेगी डाउटफुल है। और दूसरा, मैनेजमेंट है सच्ची लेकिन उसने जो रिप्रेजेंटेशन दी वो किसी और एविडेंस के साथ इनकंसिस्टेंट है। मैनेजमेंट ने कहा कोई केस नहीं, लॉयर ने कहा है, हालांकि मैनेजमेंट सच्ची क्यों ना हो, हमारे लिए डाउट क्रिएट हो जाएंगे कि नहीं कि पता नहीं ये ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ठीक है कि लॉयर का कंफर्मेशन लेटर ठीक है। तो इन 2 सिचुएशंस में डाउट्स क्रिएट हो जाएंगे एज टू रिलायबिलिटी ऑफ कि रिलायबल है कि नहीं।
अच्छा, इसमें स्टैंडर्ड ने इनको दो डिफरेंट पैराग्राफ में डिस्कस किया है, लेकिन जब आप इनको पढ़ेंगे ना तो बात एक ही कर रहा है कि दोनों सिचुएशंस में आपने फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करके एवेल्युएट करना है कि क्या चीज़ ठीक है। अगर आपको पता चले कि मैनेजमेंट की बात गलत थी, उनकी रिप्रेजेंटेशन गलत थी, तो आप मैनेजमेंट की कंपिटेंस इंटेग्रिटी को रीअसेस करेंगे, और अगर आपको स्वेयर डाउट हो तो आप विड्रॉ कर सकते हैं। अगर विड्रॉल पॉसिबल प्रैक्टिकेबल नहीं तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे सकते हैं। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आ गया, लेकिन इस वजह से नहीं, वो मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी डाउटफुल होने की वजह से आया, मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी डाउटफुल होने की वजह से आया, वो एविडेंस इनकंसिस्टेंट होने की वजह से नहीं आया। क्योंकि एविडेंस इनकंसिस्टेंट होना तो लाजमी नहीं हमेशा मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी डाउटफुल हो, वो उस वक्त होता है जब मैनेजमेंट गलत साबित हो जाए। अदर नहीं, ठीक है, ये क्लियर हो गया कि रिप्रेजेंटेशन में डाउट्स कब क्रिएट होगा। पहली चीज, जब रिप्रेजेंटेशन इनकंसिस्टेंट है विद अदर एविडेंस। इसकी क्या मिसाल है कि सीएफओ ने कोई और स्टेटमेंट दी, लॉयर ने कोई और स्टेटमेंट दी, तो रिप्रेजेंटेशन डाउटफुल हो गई कि नहीं हो गई। और दूसरा केस क्या है, जब रिप्रेजेंटेशन डाउटफुल होगी कि मैनेजमेंट की कंपिटेंस या इंटेग्रिटी के बारे में हमें कंसर्न है। ठीक है, पास रिगार्ड ये है कि मैनेजमेंट लापरवाही से रिप्रेजेंटेशन देती है, झूठ बोलती है अक्सर। ठीक है, दोनों में आप ये पढ़ेंगे ना तो प्रोसीजर जो उसकी वैल्यूएशन है तकरीबन एक जैसी है। असल में यहाँ पे कहता है रिप्रेजेंटेशन जब इनकंसिस्टेंट होगी ना तो आपने उसको देखना है फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करके। हमारा रूटीन का रूल होता है रिजॉल्व करना। अगर रिजॉल्व हो जाए इशू रिजॉल्व होने का मतलब मैनेजमेंट सही साबित हो गई, बाहर का बंदा गलत साबित हो गया तो ठीक है। और अगर इशू रिजॉल्व नहीं हुआ यानी मैनेजमेंट गलत साबित हो गई तो फिर हमें मैनेजमेंट की कंपिटेंस इंटेग्रिटी पे डाउट क्रिएट हो जाएंगे, और ये फिर आगे इसके साथ मिल जाता है। यानी यही कंसेप्ट आगे चल के वो बन जाता है। बहरहाल मेन कंसेप्ट क्या आपको पता चल गया, रिप्रेजेंटेशन डाउटफुल होने का मतलब क्या है। ठीक है, इनकंसिस्टेंट हो, और अगर एक्सट्रीम केसेस में मैनेजमेंट पता चल जाए मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी डाउटफुल है एक्सट्रीम केसेस में, तो हम कहते हैं अगर पता चल गया ना मैनेजमेंट ऑनेस्ट नहीं है तो इसका मतलब रिप्रेजेंटेशन अब अनरिलायबल हो गई। क्या हो गई, अनरिलायबल। तो जब मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी ही डाउटफुल हो जाए एक्सट्रीम केसेस में, रिप्रेजेंटेशन अनरिलायबल हो जाती है और हम विड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे विड्रॉ वाली बात बिल्कुल है भाई, लेकिन किस वजह से है, हाँ इंटेग्रिटी की वजह से। स्टार्ट डाउट से हो रहा है लेकिन बाद में इंटेग्रिटी के साथ रिलेट करके विड्रॉल की बात कर रहा है, और अगर विड्रॉल पॉसिबल नहीं है फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। क्योंकि यहाँ पे तो रिप्रेजेंटेशन दी ही नहीं ना, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दी जा रही है। यहाँ पे ये मैंने देखे कीवर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं, आप जब नोट्स पढ़ेंगे ना तो उसमें यहाँ पे विड्रॉल की बात कह रहा होगा, वो कह रहा होगा वो वहाँ पे। हाँ, अगर विड्रॉल नहीं करता और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देता है तो फिर अदर मैटर पैराग्राफ आ सकता है। वो रूटीन का कंसेप्ट है ना। और वो किस वजह से आएगा अदर मैटर पैराग्राफ, कि जब कभी विड्रॉल पॉसिबल एंड प्रैक्टिकेबल ना हो, अदर मैटर में हमने पढ़ा था, जब कभी स्कोप लिमिटेशन हो बाय मैनेजमेंट, उसका इफेक्ट परवेसिव हो, तो ऑडिटर फिर अदर मैटर देता है बताने के लिए कि मैंने क्यों विड्रॉ नहीं किया। वो तो रूटीन का कंसेप्ट है, वो आएगा। ठीक है, व्हाइट बोर्ड पे याद रखिएगा, हमारा सारे सेंटेंस जो नोट्स में है व्हाइट बोर्ड पे कवर होना जरूरी नहीं है, या जो आपको दिया जाता है वो माइंड मैप कवर होना जरूरी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ की पॉइंट्स लिखे जाते हैं। आखिरी चीज, समटाइम वो हमें रिप्रेजेंटेशन में कुछ मॉडिफिकेशन कह देता है, यानी यूं कह देता है कि ठीक है सर, हम कहते हैं कि आप बताओ, आपने हमें ये सारी रिप्रेजेंटेशन सारी रिलेटेड पार्टीज आइडेंटिफाई कर दी है, तो वो एहतियातन क्या कहते हैं कि टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज एंड बिलीफ वी हैव प्रोवाइडेड यू, वी हैव डिस्क्लोज्ड विद यू ऑल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। ये जो उन्होंने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दी, टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज एंड बिलीफ लिख दिया। अब इसकी वजह से हमारे लिए रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्टेबल है कि नहीं है? अगर वो ये लिख देते हैं कि दिस रिप्रेजेंटेशन इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट, फिर भी एक्सेप्टेबल। अच्छा आप सुनिए आखिरी एग्जांपल, उसके बाद लेक्चर खत्म। ड्यूरिंग द ईयर आग लगी थी
और कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स जल गई थी। क्लाइंट ने रिप्रेजेंटेशन हमने कहा जी आप हमें रिप्रेजेंटेशन दीजिए। क्या रिप्रेजेंटेशन दीजिए? यहाँ पे लिखा होता है ना अबाउट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपने सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर दी है। अब मैनेजमेंट ने रिप्रेजेंटेशन क्या दी? एक्सेप्ट फॉर द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स डिस्ट्रॉयड इन फायर वी हैव प्रोवाइडेड यू ऑल द इंफॉर्मेशन। स्टैंडर्ड कहता है ये जो रिप्रेजेंटेशन है एक्सेप्ट फॉर वाली, कि इस चीज के अलावा, ठीक है। जैसे वो कहता है एक्सेप्ट फॉर नॉन कंप्लायंस रिगार्डिंग LDA अप्रूवल ऑन न्यू प्रॉपर्टी वी हैव कंप्लाइड विद ऑल द लॉज एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल ऑन अस। इस तरह एक्सेप्ट फॉर करके रिप्रेजेंटेशन दे दें, एक्सेप्टेबल है कि नहीं? स्टैंडर्ड कहता है एक्सेप्टेबल है, रिप्रेजेंटेशन रिलायबल है, एक्सेप्टेबल है, लेकिन आपने ये जो उसने एक्सेप्ट फॉर करके लाइन लिखी थी ना, जिस एरिया की बात, आपने उसका इफेक्ट देखना हमारी रिपोर्ट पे क्या होगा। जैसे अगर वो कहते हैं एक्सेप्ट फॉर रिकॉर्ड डिस्ट्रॉयड इन फायर, तो रिप्रेजेंटेशन ये रिलायबल है, लेकिन आपने जो रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हुआ ना, इसका इफेक्ट देखना है कहीं ये स्कोप लिमिटेशन तो नहीं है। अगर स्कोप लिमिटेशन है तो आपकी रिपोर्ट मॉडिफाई हो जाएगी। अगर एक्सेप्ट फॉर नॉन कंप्लायंस की बात कर रहा है कि एक की हमने कंप्लायंस नहीं की, बाकियों की है, तो जिसकी कंप्लायंस नहीं की उसका इफेक्ट देखे क्या है। क्या उसकी पेनल्टी जो पेएबल हो सकती है उसकी प्रोविजन रिकॉर्ड की है? अगर की है तो ठीक है, नहीं की तो ओपिनियन मॉडिफाई हो सकता है। यानी एक्सेप्ट फॉर करके रिप्रेजेंटेशन में से हमें एक्सेप्ट फॉर करके कोई स्टेटमेंट देता है हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, लेकिन उसका इफेक्ट हमने देखना है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और हमारे ऑडिट पे क्या आता है। अगर अप्रोप्रिएट इफेक्ट है तो ठीक है। ये कुछ बात समझ आई एक्सेप्ट फॉर वाले? चलिए, ये था हमारा स्टैंडर्ड आज का ISA 580। इसके साथ ही आपको क्वेश्चन भी मिल गया ना साथ ही। हाँ जी, चलिए ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।